वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सिंपल एंड आसान वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। हम जिस चैप्टर पे बात कर रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आगे शेयर करना। पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे बात की थी कि यूरोपियंस पावर में जो इंडिया में आए हैं उसमें सबसे पहले थे पुर्तगीज, फिर उनको फॉलो किया था डच ने, फिर उनको फॉलो किया है ब्रिटिश ने, फिर उनको फॉलो किया था डेनिश ने, और सबसे आखिरी पे आए थे वो थे फ्रेंच। और हमने आपको ये भी बताया था कि यूरोप में है ना बहुत से ऐसी कमोडिटीज थी जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वो कल्टीवेट होती थी, वो प्रोड्यूस होती थी इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में। और ये सारी चीज़ें जो यूरोप जाया करती थी वो अरबों के हाथों से जाया करती थी। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका था। फिर मैंने ये भी कहा था कि पुर्तगीज ने है ना इंडिया तक पहुंचने के लिए एक न्यू रूट डिस्कवर किया था सी के थ्रू। और इस तरीके से अरबों के हाथों जो यूरोप माल जाया करता था, जो कमोडिटीज जाया करती थी, वो अब शिफ्ट हो गई है पुर्तगीज के हाथ में। अब पुर्तगीज के थ्रू है ना यूरोप में वो कमोडिटीज जा रही है, वो सामान जा रहा है, मतलब पूरी ट्रेड है ना अब शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से पुर्तगीज जो है ना, पुर्तगीज की है ना इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड पर मोनोपोली हो गई थी। और ये जो क्या कर रहे थे, ये है ना यूरोप में है ना जो सामान पहुंचा रहे थे वो बहुत महंगा बेच रहे थे और बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे थे। तो जो अदर नेशंस है उनके अंदर एक जेलिसी पैदा हुई है, उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हुई है कि हम क्यों इतना महंगा सामान खरीदना, हमें भी है ना इंडिया तक पहुंचना है ताकि हम डायरेक्ट है ना इंडिया से ट्रेड करें। तो इसीलिए है ना जो अदर नेशन थे उनके अंदर है ना इंडिया तक पहुंचने की एक हॉट शुरू हो गई थी। ठीक है ना, तो एक एक करके फिर ये इंडिया में आए हैं। तो डच के बारे में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ और मैंने बहुत से ऐसा वहाँ का जो यूरोप का बैकग्राउंड था वो भी मैंने उसमें आपको कवर करा हूँ, तो यहाँ पे है ना उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे आपसे कि मैंने आपको जिस तरीके से डच के इसमें बताया था, जब डच पढ़ाया था, डच मतलब डच के ऊपर जब पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि हॉयजन वान लिंस्टुतिन करके है ना एक डच मैन था जो इंडिया में रहा है। वैसे ही एक इंग्लिश मैन था जो इंडिया में सबसे पहले आया है, वो था थॉमस स्टेफेन। ये रहा है 1579 से लेकर 81, इस आगे डेट नहीं रही है कब तक रहा है तो, लेकिन 1579 में इंडिया में आ चुका था। ये एक रिलीजियस एक्टिविटी करने आया था जो स्टेट कॉलेज है गोवा में, वहाँ ये एक रिएक्टर करके एक चर्च के अंदर एक पोस्ट होती है, उस पे ये विराजमान था। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसका क्या रूल है, इसका ये रूल है कि जैसा मैंने आपको है ना हॉयजन वॉन लिस्टुतिन के बारे में बताया था कि उसने बुक लिखा था और वो बुक है ना यूरोप पहुंची थी, वो बुक है ना नेदरलैंड पहुंची थी, उसका ट्रांसलेशन भी हुआ था इंग्लिश के अंदर। फिर वो एक इंस्पायरेशन का जरिया बनी थी जो मर्चेंट्स है या जो नेविगेटर्स है उनके लिए। तो ऐसे ही थॉमस स्टेफेन ने है ना, इसने कोई बुक नहीं लिखी लेकिन इसने है ना लेटर्स लिखे हैं अपने पिताजी को, अपने फादर को। और इसने ना वो सारी डिटेल बहुत से ऐसे ऐसे बारीक बारीक चीजें इंडिया के बारे में बताई है, जो है ना इसके जो मैसेजेस है वो भी फिर है ना यूरोप के अंदर है ना एज अ इंस्पायरेशन का जरिया बने हैं, ताकि उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हुई है कि हमें इंडिया जाना है और इंडिया से ट्रेड करना है। ठीक है, अब एक और स्टोरी बयान की जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब वो क्यों बता रहा हूँ उसकी वजह भी बताता हूँ, पहले स्टोरी सुनिए। स्टोरी ये है कि 1583 के अंदर दो मर्चेंट जो थे वो इंडिया में आए थे। एक का नाम था फिच, एक का नाम था न्यूबेरी। अच्छा, ये जब इंडिया में आ रहे थे इनके साथ चार दोस्त और भी मिल गए इनको। उनके क्या नाम थे, लिड्स नाम था, जेविलर्स नाम था, स्टोरी नाम था और एक पेंटर था। ये मतलब छह बंदे इंडिया आ रहे थे, लेकिन ये सी के रूट से नहीं आ रहे थे बल्कि ये वाया लैंड रूट से आ रहे थे। लेकिन हुआ ये है कि मैंने आपको कहा था ना कि 1515 के अंदर हॉर्मुज ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है, ईरान का था, उसको जीत लिया था किसने, पुर्तगीज ने। ठीक है ना, तो वहां पे वो मार्केट पर अब कब्जा किसका था पता है,
पुर्तगीज का। तो पुर्तगीज ने उनको वहां पकड़ लिया, सब कुछ 6 के 6 को पकड़ लिया और उनको लेके आए गोवा, और गोवा की जेल में उनको बंद कर दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद, कई सालों के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब उनमें से क्या हुआ, एक जो था स्टोरी जो था वो मॉन्क बन गया, लीड्स जो था वो मुगल सर्विस में आ गया, न्यूबेरी जो था वो रास्ते में मर गया, वापस जा रहा था अपने घर को। तो इस तरीके से इनका हाल हुआ। आज 6 में से एक बंदा था, फिच नाम था उसका, वो यूरोप पहुंचने में कामयाब हो गया। अब वो पूरा इंडिया घुमा, साउथ ईस्ट एशिया घुमा, सब देखा उसने, सारे मार्केट देखा, मतलब डिटेल के साथ उसने है ना, जो जो उसको चाहिए था वो सारी इन्फॉर्मेशन लिया और यूरोप पहुंचा। और यूरोप में उसने है ना सारा डिटेल के साथ सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये भी है ना, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो नेविगेटर्स थे, उनके अंदर है ना इंस्पायरेशंस का जरिया बन गया ये बंदा। अच्छा, जैसे ये नाम दिख रहा है आपको, ऐसा लगता नहीं है आपको कि ये घड़ी हुई स्टोरी है? हाँ बिल्कुल, ये घड़ी हुई स्टोरी है। असल में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये स्टोरी घड़ी जा रही थी यूरोप के अंदर, तो ये शो करता है कि इंडिया में पहुंचना और इंडिया से ट्रेड करना और मर्चेंट के लिए है ना इंस्पायरेशन के लिए स्टोरी घड़ना, तो उस वक्त है ना ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि उस वक्त के जो राइटर थे वो इस तरीके से लिख रहे थे। समझे आप? ठीक है, तो ये दो, मतलब एक बंदा है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं कि ये पहला बंदा है जो, मतलब पहला इंग्लिशमैन है जो इंडिया में आया था और इंडिया में रहा है। ठीक है। अब हुआ ये है कि, ठीक है, कि एक रेजोल्यूशन पास होता है 1599 के अंदर। लॉर्ड मयूर चेयरमैन था उसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। तो एक एसोसिएशन बैठी थी वहां पे, ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी कि हमें क्या करना है, इंडिया से ट्रेड करना है, ये हमारी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी बन गई। और दिसंबर 31 को, डेट इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ, इसने क्या किया है, इसने ग्रांट दे दिया कि हाँ चलो ठीक है, तुमने क्या करना है, इंडिया से ट्रेड करना, मैं 15 साल की तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ग्रांट दे रही हूँ। तो इसको चार्टर कहते हैं, 15 साल का इनको चार्टर दे दिया था कि आपकी मोनोपोली है, आपने जाके वहां ट्रेड कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ। अब देखिए, दो यूरोप, मतलब ब्रिटिश के अंदर है ना, दो मोस्ट पावरफुल क्वीन गुजरी है। असल में 3 क्वीन थी, एक आजादी के बाद बनी है, जो अभी अभी जिसका इंतकाल हुआ है, जिसकी मौत हुई है, और 2 उससे पहले थी। तो एक थी एलिजाबेथ और एक थी क्वीन विक्टोरिया। अब दोनों ही के टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है, और क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर खत्म हो गई। तो देखिए कोइंसिडेंट है ये कितने बड़े, कि दो ही क्वीन बनी है, दोनों क्वीन के टाइम पर है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि क्वीन जो एलिजाबेथ थी ना, तो इसके नाम से है ना, जब आप देखेंगे ना कि यूरोपीय, मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिश की क्या थी मालूम है, अमेरिका के अंदर कॉलोनीज थी। तो उनमें एक कॉलोनी का नाम था वर्जीनिया। तो वर्जीनिया जो नाम है ना, वर्जीनिया जो सिटीज है ना, जो शहर है ना या प्रोविंस है ना, वो इसी के नाम से है, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से। अच्छा, इसका नाम तो एलिजाबेथ है, वर्जीनिया, वर्जीनिया क्यों? वर्जीनिया इसलिए कि इसने शादी नहीं की थी, तो इसलिए है ना इसको वर्जिन क्वीन कहा करते थे। और इसीलिए इसका वर्जिन क्वीन की वजह से उसका नाम वर्जीनिया रखा गया है। ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को चार्टर दे दिया, फरमान दे दिया, या इजाजत दे दी कि आप क्या कर सकते हैं, इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर कंपनी ने क्या किया, बहुत से जहाज तैयार किए, और अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन लेंचेस्टर इनको भेज दिया एशिया की तरफ। ये एशिया में पहुंचा है, साउथ ईस्ट एशिया में 1602 के अंदर सुमात्रा पहुंचाता है। आप समझिए, ये है सुमात्रा, ये है जावा, और ये है मलक्कास। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगीज आए हैं एशिया में, और डायरेक्ट कहाँ है, इंडिया में, कालीकत पे वास्को डी गामा आया था। फिर बाद में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस है ना साउथ ईस्ट एशिया में, ये यहाँ पे मलक्कस में फैलाया है। पुर्तगीज को फॉलो किया था डचों ने। डच डायरेक्ट इंडिया में नहीं आए, आए थे कहाँ पे, जावा में। फिर वहां से इंडिया में आए हैं 1605 के अंदर
मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी कंपनी फैक्ट्री बनाई थी। डचों को फॉलो किया था ब्रिटिश ने। ब्रिटिश भी डायरेक्ट इंडिया में नहीं आए, कहाँ आए थे? सुमात्रा में। फिर बाद में वो इंडिया में आए हैं, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको। दूसरा एक्सपेडिशन भी है ना भेजे उन्होंने, मतलब सन हेनरी मिडिल्टन के अंदर में। ये भी इंडिया में नहीं आया, बल्कि ये बेंटम और अम्बोयना गया था, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो थर्ड वाईजी। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये इंडिया में आई है। लीड किसने किया था? कैप्टन हॉकिंस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। कहाँ आई है? सूरत आई है। कब आई है? 1609 में। जितनी चीजें बताया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाईजी ब्रिटिश की इंडिया में आई है? थर्ड नंबर की। किसने लीड किया है? कैप्टन हॉकिंस ने। कहाँ पे आई थी? सूरत आई थी। और कब आई थी? 1609 में आई थी। अब देखिए जो मैं यहां बताने वाला हूं वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये सूरत पहुंच गया और हॉकिंग ने सोचा कि मुझे जाना है एम्परर के पास। उस वक्त मुगल एम्परर था जहांगीर। तो ये गया जहांगीर के पास, जहांगीर के कोर्ट में आगरा, और इसने कहा माए बाप मैं आया हूँ ब्रिटेन से, ये कंपनी का मेरे पास चार्टर है। कंपनी आप चाहती है कि मुझे हमें क्या कीजिए, क्या जी आप हमें आप इजाज़त दीजिए कि हमें ना इंडिया से ट्रेड करें, और आपके जो आपका एम्पायर है यहाँ पे हम ट्रेड करें और यहाँ से मतलब फैक्ट्री वगैरह बनाए। तो हुआ ये है, जहांगीर ने इसको है ना क्या किया, 3 साल तक अपने कोर्ट में रखा और फरमान ही नहीं दिया, इजाजत नहीं दिया। ये आता था, रोज आता था, बातचीत करके चले जाता था। एम्पेरर इसको है ना फरमान नहीं देता था। ये बहुत मजेदार बात है। ये 3 साल तक रहा है ना यहाँ पे, 3 साल तक बस इसी उम्मीद में रहा कि आज ना आज मेरे को मिल जाएगा। आज ना आज मैं है ना एम्पेरर को मना लूंगा। लेकिन एम्पेरर है ना ठस से मसी नहीं होता, जिसकी बात सुन लेता था, बिठाता था इसको है ना अपने इसमें कोर्ट में। इसको है ना कैप्टन हॉकिंस में ना बहुत से लैंग्वेज, अरबी आती थी, पर्शियन आती थी, यूरोपियन बहुत से लैंग्वेजेस आते थे। बात बात वगैरह सब करता था। इवन है ना एम्पेरर ने क्या किया, इसकी शादी भी करवा दिया था। मतलब एम्पेरर का मन था इसको यहीं बिठा के है ना बुढ़ा करवा देना, यहीं इसकी मौत आ जाए। लेकिन ये समझ गया था कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बेहतर ये है कि मैं चले जाऊं। ठीक है ना। अभी देखो इसी इसमें क्या हुआ, इसी टाइम पे क्या हुआ है, मिडिल्टन। देखिए यही मिडिल्टन है ना जो अम्बोइनार मोंटम गया था। इसने इसको पता चल गया कि यार ये जो कैप्टन हॉकिंस को जिस काम के लिए भेजे थे, ये शायद इसका मिशन हो जाएगा फेल, इसको जहांगीर देने वाला कुछ नहीं है। इसलिए इसने सोचा कि मैं ही चल जाता हूँ। तो ये आ गया सूरत। ये साउथ ईस्ट एशिया से आ गया सूरत। वहां पे ये एम्पेरर के पास नहीं गया, ये गया वहां के गवर्नर के पास, सूरत मतलब गुजरात के। और गुजरात के गवर्नर से इसने क्या किया, फरमान ले लिया कि एम्पेरर का ना सही, गवर्नर का सही। और इस तरीके से सूरत में है ना पहली फैक्ट्री इनकी 1612 में बन गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि पहली फैक्ट्री कहाँ बनी और कब बनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना 1616 तक और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई थी, अहमदाबाद में, बुरहानपुर में, अजमेर में, इस तरीके से बन गई थी। अब देखिए जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आगे बताऊंगा मैं आपको कि कैप्टन हॉकिंस को है ना एम्पेरर जहांगीर ने फरमान क्यों नहीं दिया था, इजाजत क्यों नहीं दी थी। तो इसका जवाब जो दिया जाता है वो यही है कि पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया था। लेकिन असल जवाब जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मैं ही आपको मतलब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो देखिए मैं आगे बता देता हूँ। अब आता है सर थॉमस रॉ। ये आया है 1618 के अंदर। तो आप देखेंगे तो सर थॉमस रॉ है, ये जहांगीर है। तो इसको है ना जहांगीर ने फरमान दे दिया। इसने जहांगीर से नहीं बल्कि प्रिंस खुर्रम से भी फरमान ले लिया। अब इसने है ना प्रिंस खुर्रम है ना शाहजहां से भी फरमान क्यों लिया, इसका भी जवाब देता हूं आपको। पहले ये समझिए कि भाई कैप्टन हॉकिंस ये 3 साल तक 1609 से लेकर 1612 तक जहांगीर के दरबार में रहा है, जहांगीर के कोर्ट में रहा है। हर मर्तबा आता था, नाकाम होके जाता था, बेजार होके वापस चला गया, फरमान नहीं मिला। तो क्यों नहीं दिया जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को फरमान, जबकि इसमें तो है ना इसका जहांगीर का फायदा है।
एक कॉमन सेंस की बात है जो आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई भी कंपनी बनती है या कोई भी कंपनी बाहर से आ रही है तो इससे एम्पेरर का नुकसान है क्या फायदा है? जाहिर सी बात है, नुकसान तो पुर्तगीज का था कि उनके कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। नुकसान तो दूसरे मर्चेंट्स का था कि उनके कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। इससे तो है ना एम्पेरर का फायदा है, क्योंकि इनको है ना इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, इनका है ना टैक्स ये लगाने वाले हैं उन कंपनी के ऊपर। बाहर से है ना बहुत सी चीजें मतलब कंट्री के अंदर आएंगी, यहाँ की बहुत सी चीजें है ना बाहर जाएंगी। ये तो मार्केट बनने वाला है बहुत बड़ा हमारा, मतलब बहुत से ऐसे सिटीज हमारे मार्केट बनने वाले हैं, तो हमारी इकोनॉमी में इजाफा होने वाला था। तो ये सारी चीजें तो फायदे में थी, तो फरमान क्यों नहीं दिया? उसका जवाब ये है कि देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन में जो मैंने लिखा हूं ना, वही इसका जवाब है कि सर थॉमस रॉ, द रॉयल एम्बेसडर फ्रॉम द किंग जेम्स वन। ये रॉयल एम्बेसडर था, ये जेम्स वन ने भेजा था। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स वन। और जो कैप्टन हॉकिंस था ना, ही वॉज द एजेंट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का एजेंट था, वो कंपनी का कैप्टन था। अगर कंपनी कुछ भी लफड़ा करती, कुछ भी घापला करती, कोई भी मैटर उस कंपनी का होता, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। और कंपनी है क्या? कंपनी एक एंटिटी है। अगर से कुछ होता तो ये एम्पायर किसके पास जाएंगे? कंपनी को भेज देंगे घर पर उनके। लेकिन ये क्या सोच रहे थे पता है? ये इसी का इंतजार कर रहे थे, अगर से वहां के किंग का अगर से एम्बेसडर आए उसको हम फरमान देंगे। इसीलिए तो दे दिए थे 1618 में, इसको तो रुखाया भी नहीं उन्होंने, आते ही दे दिया। क्यों? क्योंकि अच्छा जेम्स वन को मालूम था ना, ये समझ गए थे कि ये है ना अगर से कंपनी अगर से इनके बहुत सारे मतलब एजेंट भेजते रहेंगे, उनके है ना कैप्टन भेजते रहेंगे, तो ऐसे है ना इन कैप्टन को मेहमान बना के रखेंगे ये लोग, लेकिन फरमान नहीं देंगे। इसलिए इसने है ना समझ गया था कि भाई अब मेरा सिक्का ही चलाना पड़ेगा। इसने जेम्स वन ने समझ गया था, और इन्होंने फौरन ही अपने एम्बेसडर को भेज दिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग किंग जेम्स की है। ये किंग जेम्स की है। तो ये था उसका जवाब। अभी देखिए इसने क्या किया है एम्परर जहांगीर से तो लिया, प्रिंस खुर्रम के पास भी गया। अब इसके दो जवाब हैं। एक ये कि उसको मालूम है अगला बादशाह बनने वाला है प्रिंस खुर्रम। अगर से ये मना कर दे कि भाई वो जो थे मेरे बाप पिताजी थे, उन्होंने जो दिया उनका लॉ अलग है, मेरा लॉ अलग है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वो भी कर सकता था। तो इन्होंने सोचा भाई काम करेंगे, इससे भी ले लेंगे। कल को अगर से ये कुछ बोलेंगे तो उनको बोलेंगे भाई तुमने तो लिख के दी हमको, तुम्हारे फरमान भी तो हमारे पास है। तो इसने आगे की भी सोचा। दूसरा कि भाई मालूम है अगला किंग बनने वाला है जहांगीर के बाद खुर्रम, मतलब शाहजहां, इसकी चांस ज्यादा है। तो क्यों ना एक काम करे कि भाई इसको अहमियत दे थोड़ी सी, कि भाई हम आपके पास भी आए, आप भी क्या है बड़े यहाँ के मानवीय शख्स, मतलब ऐसा समझिए कि आप भी, आपका भी मुकाम है बहुत बड़ा, तो इसलिए ये इसलिए आए होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब सूरत के बाद से हम नीचे आते हैं साउथ में। तो साउथ में है ना जो इंग्लिश है, उनकी जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो आप देखेंगे ये है मसूलीपट्टनम। ठीक है। और मैंने आपको जब डच पढ़ाया हूँ तो वहाँ मैंने कहा था कि मसूलीपट्टनम वो जगह है जहाँ पे डच ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी 1605 के अंदर। तो यहाँ पे है ना ब्रिटिश की भी फैक्ट्री है और डचों की भी फैक्ट्री है। और मैंने ये भी कहा था कि डच और ब्रिटिश दोनों भी जब इंडिया में आए थे तो दोस्त दोस्त बन के आए थे। उन्होंने है ना ये कहा था कि हम है ना पीसफुली है ना ट्रेड पे फोकस करेंगे, और कुछ वक्त तक किया भी उन्होंने। पीसफुली है ना ट्रेड पे फोकस करते हुए उन्हें अपनी मर्केंटाइल एक्टिविटी को बढ़ाया। लेकिन हुआ ये है कि 1624 के बाद दोनों की है ना आपस में दुश्मनी गहरी हो गई। मैंने आपसे कहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में अम्बोइना करके एक मैसेकर हुआ था, अम्बोइना मैसेकर 1623 में हुआ था। उसमें है ना डचों ने है ना इंग्लिश को बहुत बुरी तरह मारा था, बहुत बुरी तरह। और वहां से और अच्छा उसका असर है ना इंडिया पे भी हुआ।
और इंडिया पे हुआ है तो इंडिया में भी उनके जहाँ जहाँ पे भी कॉलोनीज थे, जो जहाँ पावरफुल था वहाँ उन्होंने फिर सताना शुरू कर दिया। तो डच मसूलीपट्टनम में पावरफुल थे तो उन्होंने है ना इंग्लिश को सताना शुरू कर दिया। उसके वजह से इंग्लिश को है ना अपनी जो यहाँ की फैक्ट्री थी उनको छोड़ देना पड़ा। 1628 में उन्होंने मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री को छोड़ दिया था। अब हुआ ये है कि यही टाइम पे 1630 के अंदर वहां पे क्या हुआ है, मसूलीपट्टनम में प्लेग आ गया, फेमाइन आ गया। तो इस वजह से वहाँ की ट्रेड बहुत बुरी तरीके से है ना डैमेज हुई। अब वहाँ का मतलब ये गोलकुंडा का जो सुल्तान है, वो सुल्तान ने फिर क्या किया है, इंग्लिश को है ना एक गोल्डन फरमान, एक फरमान दिया, अपना परमिशन दी कि भाई आप आओ और मसूलीपट्टनम में फिर अपनी फैक्ट्री बनाओ। अब जाहिर सी बात है यहाँ का अगर से सुल्तान है गोलकुंडा का, तो डच की क्या चलेंगे उसका फरमान होते हुए। अब इनको है ना ये फरमान मिल गया तो ये फिर वापस आ गए थे मसूलीपट्टनम। तो कुछ वक्त के लिए इनको मसूलीपट्टनम छोड़ना पड़ा था, लेकिन बाद में फिर से गोलकुंडा के सुल्तान के फरमान की वजह से इनको फिर से वापस आने का मौका मिल गया। ठीक है, तो ये थी मसूलीपट्टनम के बारे में। अभी देखिए मसूलीपट्टनम जब इन्होंने छोड़ा था 1628 के अंदर, तो ये पूरी अपनी फैक्ट्री, पूरी बैंड बाजा बारात लेके आए थे यहाँ पे। मद्रास के ऊपर पुलिकत है यहाँ पे, और पुलिकत के ऊपर एक आराम गांव, छोटा सा गांव है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आराम गांव के रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि ये पहला प्लेस है, ये पहली जगह है जिस पर मतलब ये पहली टेरिटरी थी अंग्रेजों की जिस पे इन्होंने कब्जा किया था। छोटा सा गांव है जिस पे पहली टेरिटरी जिस पे है ना इन्होंने कब्जा किया है। तो ये आराम गांव जिसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर से पूछा तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। फिर है ना पुर्तगीज मसूलीपट्टनम से और आगे बढ़े, और मसूलीपट्टनम से नॉर्थ में जाके उन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री बनाई थी उड़ीसा के मुकाम पे, यहाँ पे आता है बालासुर। तो बालासुर में अपनी उन्होंने एक और फैक्ट्री बनाई है। ठीक है, अब देखिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे सुनिए आप। 1640 के अंदर फ्रांसिस डे, इसे फादर ऑफ मद्रास भी कहते हैं या फाउंडर ऑफ मद्रास भी कहते हैं। तो इसने क्या किया था, मद्रास को बसाया है। मद्रास इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। तो इसने क्या किया है, एक छोटा सा हिंदू राजा था, उससे उसने है ना एक लैंड ली है मद्रास, जहाँ आज मद्रास है वहां पर। और फिर मद्रास में उसने ना फोर्ट बनाया, वहां मार्केट बनाया और पूरी तरीके से सिटी को डेवलप किया। तो आज देखेंगे जो आज मद्रास की जो रौनक है आज, वो मद्रास जो बसा है, बसाने वाले और उसको है ना सिटी बनाने वाले वो अंग्रेज थे। और उसमें इसीलिए फादर ऑफ मद्रास कहा जाता है या फाउंडर ऑफ मद्रास कहा जाता है फ्रांसिस डे को। इसने क्या किया है वहां पर है ना, जब सिटी डेवलप कर रहा था तो सिटी को उसने दो ब्लॉक में बांटा था। एक को उसने व्हाइट टाउन नाम दिया था, एक को ब्लैक टाउन नाम दिया था। व्हाइट टाउन में वो है ना अंग्रेजों को रखता था, यूरोपियन को रखता था और रिच लोगों को रखता था वहां पे। ब्लैक टाउन में उसने सारे इंडियन को घुसेड़ दिया था, जितने वर्कर क्लास के लोग थे, जितने गरीब लोग हैं उनको उधर घुसेड़ दिया था। तो इस तरीके से डिवाइडेशन हमको वहां पे मिलता था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि साउथ में उन्होंने मसूलीपट्टनम या फिर मद्रास में इस तरीके से फैक्ट्री बनाई है, और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया था। और वो गुजरात के साइड, मतलब यहाँ पे नॉर्थ के साइड पे, मतलब इस साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पर, बंगाल के साइड पे बढ़ना शुरू हुए थे। तो बंगाल में देखिए, बंगाल में किस तरीके से उन्होंने फैक्ट्री बनाई है, उसका भी बैकग्राउंड ये है कि एक बंदा हमारे पास, एक व्यक्ति हमारे पास है, गैब्राइल बॉटन। ये जो है ना, ये जो था ना, अभी देखिए मुगल एम्परर है इस टाइम पे शाहजहां। शाहजहां के चार बेटे हैं, चार बेटे में से एक बेटे का नाम है मुगल सूबेदार शाह शुजा। शुजा जो था ना, इस वक्त है ना ये पूरे बंगाल बिहार का है ना, उड़ीसा वगैरह का ये गवर्नर था या सूबेदार था। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो बॉटन था ना, ये इसके कोर्ट में एज अ फिजिशियन वर्क किया करता था। अच्छा इन्फ्लुएंस इसने अपना कर दिया था। तो इसने है ना श्री शाह शुजा के पास गया और इसने कहा कि जनाब हमें क्या कीजिए, हमारी कंपनी है उसको इजाजत दीजिए कि वो है ना यहाँ पे है ना बंगाल में अपनी एक आधी कोई फैक्ट्री बना ले। तो उसने, उसकी वजह से उसने, मतलब इसके इन्फ्लुएंस की वजह से हुगली के मुकाम पर इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी। यहाँ बंगाल में ये हुगली है और यहाँ पे उनकी पहली फैक्ट्री बनी है।
फिर इसके बाद है ना उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई अलग अलग जगह पर, जैसे कि पटना में बनाई है, बालासुर में, जैसे मैंने बताया हूँ कि बालासुर में उनकी बन गई थी फैक्ट्री, ढाका में बनाई है, फिर और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जैसे कासिम बाजार हो गया। इन सारी जगहों पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके आगे बढ़ने का कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को बनाते चले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताए हैं कि अगर से मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो यहाँ पे सूरत है, सूरत के बारे में बताया हूँ कि वहाँ फैक्ट्री बनी, मसूलीपट्टनम, फिर उसके बाद मद्रास में फैक्ट्री बनी। ठीक है ना, फिर पुर्तगीज बंगाल के साइड पे गए, हुगली में और अदर प्लेसेस पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई है। अब हम आते हैं बॉम्बे में। अब एक इंसिडेंट हुआ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। हुआ ये है कि किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हुई है। अब इसकी शादी से इंडिया की हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, तो बहुत बड़ा रिलेशन है। हुआ ये है कि इसकी शादी हुई है क्वीन कैथेराइन ऑफ बेरीगांजा से। ये पुर्तगीज की क्वीन थी, तो प्रिंसेस थी, माफ कीजिए, प्रिंसेस थी, शादी के बाद क्वीन बन गई। तो आप देखेंगे दोनों के फोटो है। तो ये जो कैथेराइन जो आई है ना किंग चार्ल्स सेकंड के पास, तो इसने बॉम्बे को साथ में लेके आई है एज अ डाउरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुर्तगीज का था बॉम्बे, लेकिन डाउरी में मिल गया चार्ल्स सेकंड को। अब चार्ल्स सेकंड ने क्या किया है, अपने गवर्नर बॉम्बे भेजा। तो हमने यहाँ लिखे हैं रॉयल गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तो ये सारे के सारे रॉयल गवर्नर्स हैं। इब्राहिम शिपमैन, हेम्प्रे कुक, गारविस लुकास, हेनरी गेरी, ये दो दो तीन तीन साल के लिए आए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए आए थे। कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से डायरेक्ट आते थे, और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे चार्ल्स सेकंड को। जबकि हम देखेंगे कि कंपनी है, कंपनी का अलग से एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने गवर्नर खुद अपॉइंट करके भेजा करती थी। तो उस टाइम पे हम देखेंगे तो उस वक्त है ना सूरत का कोई गवर्नर नहीं था, बल्कि एजेंट कहा करते थे। ठीक है, गवर्नर भी बोल दे। तो वो उस वक्त था जॉन ऑक्सेंडन। तो ये इस वक्त ऑलरेडी है ना कंपनी का गवर्नर सूरत में था, उनका एजेंट था वहां पे। वो वहां से कंपनी के मैटर को देखा करता था। लेकिन जब बॉम्बे इनके हाथ में आ गया चार्ल्स सेकंड के, मतलब ब्रिटेन के गवर्नमेंट के, तो उन्होंने यहाँ पे है ना अपने रॉयल गवर्नर भेजना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अब देखिए, अब तीन लोग हैं, एक पुर्तगीज है, एक रॉयल गवर्नर है जो किंग चार्ल्स के, और एक है कंपनी का अपना एजेंट, या सूरत का सूरत के गवर्नर था मान लीजिए। तो अब तीनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, क्योंकि ये जलता था। ऑक्सिडेंट है ना, इनकी आपस में जमती नहीं थी गवर्नरों की। ठीक है, और पुर्तगीज है ना इस पर राजी नहीं थे कि बॉम्बे को दे। लेकिन देखा जाए तो वो बहुत उन्होंने कन्विंस किया है वहाँ के पुर्तगीज के किंग को कि भाई आप है ना बॉम्बे को ना दे, कोई रास्ता निकाले। उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की कि आप कुछ ना कुछ कीजिए। इवन उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप बॉम्बे को उनसे वापस खरीद लीजिए पैसे में, और वो हमको हवाले कर दीजिए, उसके बदले पैसे दे दीजिए। लेकिन है ना किंग मानने को तैयार नहीं था, ना पुर्तगीज का ना ही चार्ल्स सेकंड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पुर्तगीज ने क्या किया मालूम है, ये जितने गवर्नर आते थे ना रॉयल गवर्नर, इनको बहुत परेशान किया। बॉम्बे दिए बहुत वक्त तक, तो इन्होंने बॉम्बे को हवाले ही नहीं किया। तो लेकिन बाद में खैर बॉम्बे इनके हाथ में आ गया, और आप देखेंगे कि इन्होंने ये गवर्नर भेजे। लेकिन इनकी ये जो कंपनी के गवर्नर की इनकी जमती नहीं थी। तो ये भी किंग भी परेशान होता है कि छोटे से बॉम्बे कैसे मैं क्या करूं। तो इसने सोचा कि एक काम करते हैं, बॉम्बे को एक काम करते हैं, कंपनी को ही दे देते हैं। तो इसने क्या किया, 1668 में बॉम्बे को कंपनी के हवाले कर दिया। और इस हिसाब से जितने गवर्नर थे इनको सबको वापस एक एक करके तो वापस आ गए थे। हेनरी गैरी थी, इसको भी वापस बुला लिया। ठीक है, अब बॉम्बे आ गया था सर जॉन ऑक्सेंडन के हाथ में। ये उसका अब पहला गवर्नर जनरल बना, माफ कीजिए, पहला गवर्नर बना था बॉम्बे का। अब नई प्रेसिडेंसी बनाए थे जिसका ये ऑक्सिंडन पहला गवर्नर था। ठीक है, तो इसलिए इसको गवर्नर कहा है मैंने। तो आप देखेंगे जॉन ऑक्सिंडन है जो सूरत में एज अ गवर्नर को एजेंट ही कहेंगे हम, एजेंट वर्क करता था। फिर हम देखेंगे कि इसी के टाइम पे शिवाजी महाराज ने क्या किया है, प्लंडर्ड किया है। तो सूरत को 2 मरतबा लूटा था, तो एक मरतबा इसके टाइम पे लूटा। आप देखेंगे इसने है ना रॉयल वासर से जला करता था, लेकिन बाद में फिर है ना
एम्परर ने क्या किया, इसके हवाले कर दिया, तो ये वहाँ का फिर क्या बन गया था, वहाँ का गवर्नर बन गया था। तो इस तरीके से बॉम्बे के बारे में है। तो बॉम्बे के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे जो था ना, एक छोटा सा आइलैंड था। आइलैंड एक नहीं था बल्कि 7 छोटे छोटे आइलैंड थे ये। तो जिस तरीके से मैंने कहा है कि मद्रास के डेवलपमेंट में, जो आज मद्रास है उसमें भी ब्रिटिश का हाथ है, तो बॉम्बे के डेवलपमेंट में ब्रिटिश ब्रिटिश का हाथ है। जो आज हमें बॉम्बे दिखता है तो ये बनाने वाले भी ब्रिटिश है उसको। छोटे छोटे 60 आइलैंड को इन्होंने जोड़ा है आपस में और पूरा अखंड आइलैंड बनाया है। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंट है। फिर बॉम्बे में ऑक्सीडन के बाद अदर गवर्नर आए हैं, जैसे कि जेरोल्ड ऑन्जर है, रॉल्ट है, जॉन चाइल्ड है। ये जॉन चाइल्ड के बारे में इसके टाइम पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।